Hello friends, welcome you online BA classes. दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BA फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर के लिए मित्रों, जिसमें कि आप अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के विषय में पढ़ते हैं, यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के विषय में। तो ये आपकी टाइटल होती है प्रश्न पत्र की। तो आज मैं आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न के विषय में बताने जा रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में मैं आपको इस वीडियो को दे रहा हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें मित्रों, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा ये इंपॉर्टेंट वीडियो पहुँच पावे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आपसे किए जाते हैं उससे संबंधित मैं आपको 23 क्वेश्चंस देने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, भुगतान संतुलन से क्या आशय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन से क्या अभिप्राय होता है, क्या आशय है, तो आपको आशय बताना है इसका। जब देश में देनदारियां यानी भुगतान लेनदारियों यानी प्राप्तियों से अधिक हो जाती है तो भुगतान संतुलन को प्रतिकूल कहा जाता है, और इसके विपरीत जब देनदारियां भुगतान लेनदारियों यानी जो देनदारियां होती हैं उसमें लेनदारियों यानी प्राप्तियों से कम होती हैं तो भुगतान संतुलन को अनुकूल भुगतान संतुलन कहा जाता है। ये हमें समझना पूरी तरह से। संक्षेप में, यदि भुगतान संतुलन की देनदारी को पूरा करने के लिए विदेशों को सोना देना पड़ता है या अल्पकालीन कर्जे लेने पड़ते हैं तो भुगतान संतुलन विपक्ष का तो होता है, यानी कि जो भुगतान संतुलन होता है वो विपक्ष का होता है। इसके विपरीत यदि लेनदारी को पूरा करने के लिए विदेशों में सोना प्राप्त होता है या विदेशों को अल्पकालीन ऋण देते हैं तो भुगतान संतुलन पक्ष का माना जाएगा। तो इस तरह से इसको हमको एक्सप्लेन करना होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, बेनहम के अनुसार। बेनहम ने क्या बताया है, किसी देश का भुगतान संतुलन उसका शेष विश्व के साथ एक समय की अवधि में किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण है, जबकि एक देश का व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में उसके आयातों एवं निर्यातों के बीच संबंध है। वाल्टर कासे के अनुसार किसी देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों के बीच दी हुई अवधि में पूर्ण किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण है। ये किसने बताया मित्रों? वाल्टर कासे जी ने इस बात को बताई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, मुक्त व्यापार से क्या आशय है। व्हाट इज ओपन बिजनेस, जिसको कहते हैं मुक्त व्यापार। तो मुक्त व्यापार या स्वतंत्र व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वह अवस्था है जब किसी भी देश की सरकार द्वारा वस्तुओं के आयात निर्यात पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध न लगाया जाए। व्यापारी और नागरिक स्वतंत्र रूप से किसी भी देश से कोई भी वस्तु या सेवा का आयात करने और देश में उत्पादित किसी भी वस्तु या सेवा को विदेशों में बेचने के लिए स्वतंत्र हों। तो हम मुक्त व्यापार के रूप में इन्हीं पॉइंटों को लिखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। इंटरनेशनल हमारा बिजनेस होता है तो वस्तुओं व सेवाओं के क्रय विक्रय को व्यापार कहते हैं। जब यही व्यापार देश के विभिन्न स्थानों, क्षेत्रों अथवा प्रदेशों के बीच किया जाता है तो इसे आंतरिक, घरेलू, देशी या अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। लेकिन जब यही व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच संपन्न होने लगता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार कहते हैं। इसी अंतर को हमको पूरी तरह से समझ लेना है। अगला पॉइंट देखेंगे मित्रों, संरक्षण से क्या आशय है। संरक्षण क्या होता है। ये संरक्षण जो वर्ड होता है, तो संरक्षण से तात्पर्य उस आर्थिक नीति से है जो किसी देश द्वारा अपने घरेलू उद्योगों को विकास हेतु अनेक प्रकार की सुविधाएं और रियायतें देने के लिए अपनाई जाती है, उसी को हम संरक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जो मात्रात्मक प्रतिबंध होता है इस पर लगा दिए जाते हैं मित्रों। आयातित वस्तुओं पर ऊंची दर से आयात शुल्क लगाया जाता है। जहां किन्हीं कारणों से प्रतिरोधक आयात शुल्क लगा पाना संभव नहीं होता, वहां घरेलू उत्पादकों
को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क में रियायत दी जाती है। संरक्षण का मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पादन शक्ति को विकसित करके उसे मजबूत प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित करना होता है। जो घरेलू उत्पाद होता है तो उसको जो है इस संरक्षण के द्वारा जो है जो रियायत दी जाती है इसमें, और उसको पूरी तरह से मजबूत रखा जाता है जिससे कि प्रतिस्पर्धा जो मार्केट में होती है उससे पूरी तरह से वो बच पावे। अगला क्वेश्चन है, व्यापार की शर्त से क्या आशय है। व्यापार की शर्त जो होती है उससे क्या आशय निकलता है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, इसको देखेंगे। व्यापार की शर्त से क्या आशय है। व्यापार की शर्तों का अभिप्राय उस दर से है जिस पर एक देश की वस्तुओं का विनिमय दूसरे देश की वस्तुओं के साथ होता है। लेन देन जो एक देश होते हैं दूसरे देश से अपने जो आयात निर्यात करते हैं, विनिमय करते हैं, उससे संबंधित होता है। केडी दुद्धा के शब्दों में व्यापार की शर्तों को किन्हीं दो अवधियों में निर्यात मूल्य एवं मात्रा तथा आयात मूल्य एवं मात्रा के तुलनात्मक अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यापार शर्तों की जानकारी के लिए आयात एवं निर्यात वस्तुओं के मूल्य एवं मात्रा सूचकांक बनाए जाते हैं तथा उनका परस्पर अनुपात निकाला जाता है। आयात निर्यात वस्तुओं के मूल्य या मात्रा संबंधी इसी अनुपात को व्यापार की शर्तें कहा जाता है। जो हमारी आयात होती है और जो निर्यात करते हैं उन्हीं वस्तुओं के मूल्य या मात्रा जो संबंधी इसी अनुपात जो अनुपात निकलता है उसी को हम व्यापार की शर्त के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सीमा शुल्क संघों के उद्देश्य बताइए। यानी सीमा शुल्क जो होता है उसके संघ के उद्देश्य बताना है आपको। तो सीमा शुल्क संघों का उद्देश्य, सीमा शुल्क संघ का उद्देश्य सदस्य देशों के लिए एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार करना आसान बनाना है। संघ बाधा व्यापार के प्रशासनिक और वित्तीय बोझ को कम करता है और राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। संघ का ये काम होता है। हालांकि सदस्य देशों को अपने स्वयं के व्यापार सौदे बनाने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। सीमा शुल्क संघ के देश आमतौर पर संघ में सदस्यता से अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए अपने घरेलू अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों का पुनर्गठन करते हैं। यूरोपीय संघ अपने सदस्यों के आर्थिक उत्पादन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा सीमा शुल्क संघ है। एक सीमा शुल्क संघ व्यापार निर्माण और मोड़ उत्पन्न करता है जो आर्थिक एकीकरण में मदद करता है। सीमा शुल्क संघों के फायदे और नुकसान नीचे दिए गए हैं। अब आप देखेंगे मित्रों ये क्वेश्चन नंबर 7, विश्वव्यापी आयात अभ्यंश से क्या समझते हैं। यानी विश्वव्यापी आयात अभ्यंश जो होता है उससे क्या आशय निकलता है, इसकी वैसे में आपको बताना है, क्वेश्चन के आंसर को देना है। यानी विश्वव्यापी आयात अभ्यंश वह है जिसके अंतर्गत निर्धारित मात्रा विश्व के किसी भी देश से आयात की जा सकती है। या कि निर्धारित मात्रा में हम किसी वस्तु को आयात करते हैं अपने देश में। आयात अभ्यंश के रूप में विश्वव्यापी अभ्यंश सफल नहीं हुआ है। इसके प्रमुख निम्नलिखित 4 कारण हैं क्यों नहीं सफल हुआ। इसके 4 बिंदुवार कारण बताए गए हैं, इसको आप पूरी तरह से देखेंगे। तो इसमें देखेंगे विश्वव्यापी आयात अभ्यंश से आप क्या समझते हैं। तो विश्वव्यापी आयात अभ्यंश वो है जिसके अंतर्गत निर्धारित मात्रा में विश्व के किसी भी देश से आयात की जा सकती है। आयात अभ्यंश के रूप में विश्वव्यापी अभ्यंश सफल नहीं हुआ है। इसके प्रमुख कारण निम्न 4 कारण बताए गए हैं। पहला देखिएगा, इसमें इस प्रणाली में आयात करने वाली बड़ी फर्मों को प्राथमिकता दी जाती है जो अल्प सूचना पर बड़ी मात्रा में आयातों के आर्डर दे सकते हैं। इस प्रकार छोटे आयातकर्ताओं की अवहेलना की जाती है। अगला बिंदु देखेंगे, जैसे ही आयातों की अनुमति की घोषणा की जाती है आसपास के देशों से फौरन आयात कर लिया जाता है तथा दूर के देशों को अवसर नहीं मिलता है। इसमें दूर के जो देश होते हैं उनको अवसर प्राप्ति नहीं होती है आयात करने की। विश्वव्यापी अभ्यंश का एक दोष ये भी है कि इसमें आयातकर्ताओं में आयात की होड़ लग जाती है जिससे घरेलू बाजार में भारी मात्रा में पूर्ति हो जाती है और कीमतों में उच्चावचन
होता है, यानी कीमतें उसकी घट बढ़ जाती है मित्रों। आयातों की होड़ में कभी कभी ये भी होता है कि निश्चित मात्रा से अधिक आयात हो जाता है। इससे कई समस्याओं का जन्म हुआ है, जैसे जुर्माने की व्यवस्था, वस्तु संग्रह की लागत एवं कभी कभी आयातित वस्तुओं की निर्यातक देशों को आपसी जो भी आयात कर लेते हैं, तो हम जिस देश से आयात करते हैं तो वहाँ पर हम उसको वापसी भी करते हैं मित्रों। ये सारी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भुगतान संतुलन व व्यापार संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन क्या है और व्यापार संतुलन क्या है, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में अंतर देखेंगे। यहाँ पर किसी देश का भुगतान शेष उसके किसी एक वर्ष में किए गए वस्तुओं, सेवाओं तथा पूंजी के समस्त प्रकार के लेन देन की प्राप्तियां और भुगतान का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। इस प्रकार भुगतान संतुलन के अंतर्गत लेनदारियां तथा देनदारियों की समस्त मदें सम्मिलित होती हैं, जिनके कारण एक देश को भुगतान प्राप्त होते हैं या शेष विश्व को भुगतान करने पड़ते हैं। जबकि एक देश का व्यापार संतुलन का संबंध सिर्फ दृश्य वस्तुओं के निर्यातित तथा आयातित मूल्यों का अंतर होता है। इस अर्थ में व्यापार शेष का कोई विश्लेषणात्मक महत्व नहीं है। यदि व्यापार शेष को मीड के अर्थों में लिया जाए तो इसमें दृश्य और अदृश्य सेवाएं, वस्तुओं दोनों सम्मिलित होंगी, यानी जो दृश्य है और जो अदृश्य है ऐसी भी इसमें सेवाएं सम्मिलित होती हैं। अर्थात जब व्यापार शेष नियंत्रित तथा आयातित वस्तुओं का सेवाओं के मूल्य का अंतर होगा और इस अर्थ में व्यापार शेष को राष्ट्रीय आय के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये बिंदु इसके अंतर्गत बताए गए हैं मित्रों। जब हम एक दूसरे देश से अपने व्यापार को स्थापित करते हैं, लेन देन आपस में करते हैं, आयात करते हैं और निर्यात करते हैं, तो उसमें जो अंतर स्पष्ट किए गए हैं उनको आपको इसी प्रकार से लिखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रस्ताव वक्र विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। प्रस्ताव वक्र विश्लेषण क्या होता है? तो प्रस्ताव वक्र विश्लेषण यानी कि ऑफर कर्व एनालिसिस जिसको कहते हैं, प्रस्ताव वक्र यानी कि जो प्रस्ताव वक्र तकनीक जेएस मिल के प्रतिपूरक मार्ग सिद्धांत का विकसित रूप है। इसे प्रस्तुत करने का श्रेय एजवर्थ और मार्शल को जाता है। प्रस्ताव वक्रों के माध्यम से दो देशों के बीच व्यापार की कुल मात्रा तथा व्यापार की शर्त का निश्चित मान निर्धारित होता है। किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस देश की मांग तथा पूर्ति दोनों ही दशाओं का चित्रण करता है। यह विदेशी वस्तुओं के लिए घरेलू मांग को दर्शाता है, साथ ही यह उस देश की पूर्ति दशा को भी दर्शाता है यदि उसके माध्यम से आयातित वस्तुओं की मांग के लिए किए जाने वाले निर्यात मात्रा को लागत के रूप में प्रदर्शित किया जाए। प्रस्ताव वक्र का स्वरूप गैर रेखीय होता है। इसको हम रेखा चित्र से व्यक्त नहीं करते हैं मित्रों, ग्राफ से, क्योंकि खरीदी जाने वाली वस्तु व क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। यानी कि जो वस्तु को जिसका हम क्रय करते हैं, तो जो वस्तु क्रय करते हैं, खरीदते हैं, तो उस वस्तु के लिए जो है क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, जहां पर दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटते हैं। वहां पर कुल आयात निर्यात की मात्रा तथा साथ ही व्यापार की शर्त का निर्धारण होता है। यानी एक पॉइंट इसमें विशेष रूप से बताया गया कि इसमें वस्तु का क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम, जो क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम होता है जिसका प्रयोग हम करते हैं और उसके बदले में जो हमको तुष्टि गुण प्राप्त होता है मित्रों, तो क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम इसमें लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में व्यापार बाधाओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। जो आर्थिक विकास होते हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार में बाधाएं जो होती हैं उसके उस भूमिका को आपको एक्सप्लेन करना है इसमें मित्रों। तो ये देखेंगे, क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकासशील देश बहुत सी व्यापार बाधाएं जैसे आयात, लाइसेंस तथा मात्रात्मक प्रतिबंध अपनाते हैं। साथ ही गुप्त शुल्क तथा यथा स्टाम्प कर, बंदरगाह
शुल्क, अप्रत्यय न्यूनतम जमा राशि, अप्रत्यय न्यूनतम जमा राशि जो होती है आदि वसूल करते हैं। वे सभी उपाय व्यापार रुकावटें उत्पन्न करते हैं। व्यापार रुकावटें अल्प विकसित देशों के विकास को प्रोत्साहित करने में निम्नवत सहायता करती हैं। जो व्यापार रुकावटें होती हैं वो अल्प विकसित जो देश होते हैं उनके लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए निम्न सहायता करती हैं। तो किन किन बिंदुओं के अंदर उनको सहायता होती है देखेंगे मित्रों। फर्स्ट देखेंगे, प्रशुल्क तथा गैर प्रशुल्क बाधाएं घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाती हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें आपको बताना है कि विकासशील देशों द्वारा, जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों द्वारा व्यापार में खड़ी की गई रुकावटों से भुगतान संतुलन के सुधार में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, गैर टैरिफ यानी गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं औचित्य बताइए। यानी गैर टैरिफ जो व्यापार बाधाएं होती हैं उनका औचित्य आपको बताना है। तो घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने, भुगतान संतुलन को ठीक रखने व को आत्मनिर्भरता प्रदान करने की ओर ले जाने में प्रशुल्क के अतिरिक्त कुछ इसमें से गैर प्रशुल्क यानी गैर टैरिफ उपायों का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह बात विकासशील देशों पर विशेष रूप से लागू होती है। कई बार ऐसा होता है कि विदेशी कंपनियां, विशेषकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रशुल्क लगने के बावजूद अपनी वस्तु के मूल्य में कमी करके देश के बाजार में उसी कीमत पर बेचने में सफल हो जाती हैं। इससे घरेलू उद्योग को संरक्षण देने का प्रशुल्क उपाय सफल नहीं हो पाता है। तो इसे हम पूरी तरह, ऐसी स्थिति में गैर प्रशुल्क उपाय कारगर साबित होता है और इनकी मदद में आयात को सीमित करने का प्रयास किया जाता है। अब आप देखें, गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं का वर्गीकरण आपको इस तरह से करना है कि गैर प्रशुल्क बाधाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पहला है मात्रात्मक व्यापार प्रतिबंध के रूप में। इसके अंतर्गत आयात अभ्यंश, प्रशुल्क अभ्यंश, स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें, सुव्यवस्थित विपणन व्यवस्था अथवा अनुबंध बहुतंग व्यवस्था आदि सम्मिलित होते हैं इसमें। दूसरा पॉइंट जो आपको देखना है इसमें राजकीय उपाय। इसके अंतर्गत निर्यात अथवा उत्पादन सब्सिडी, निर्यात ऋण सब्सिडी, निर्यात पर कर राहत, सरकारी वसूली, उत्पादन शुल्क, प्रतिकार शुल्क आदि लगाए जाते हैं। अगला पॉइंट है आपको देखना है प्रशासनिक, प्रमाणिक तथा विनियमन उपाय। जो प्रशासनिक, प्रमाणिक और विनियमन उपाय हैं उसके विषय में, इसके अंतर्गत स्वस्थ आरोग्य तथा सुरक्षा, विनिमय, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, सीमा मूल्यांकन तथा वर्गीकरण, मार्केटिंग तथा पैकेजिंग आवश्यकताएं, आयात लाइसेंसिंग कार्रवाई, सरकारी व्यापार एवं एकाधिकार, आयात की सीमाओं पर विलंब, सरकारी कर्मचारियों को देश में बनी वस्तुएं खरीदने के आदेश या स्वदेशी खरीदें अभियान, स्थानीय, ये जो अभियान चलाए जाते हैं कि सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको अपनी देसी वस्तुओं खरीदने का और विदेशी वस्तुओं खरीदने का जो है एक अभियान होता है। स्थानीय अंतः वस्तु आवश्यकता यानी लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट जो होता है आदि आते हैं इसके अंतर्गत। अन्य गैर प्रशुल्क व्यापार बाधाओं में द्विपक्षीय व्यापार समझौते, राजपातन, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु समझौते, अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निर्यात सब्सिडी की व्याख्या कीजिए। निर्यात सब्सिडी क्या होती है इसके विषय में आपको बताना है मित्रों। जो हम निर्यात करते हैं कोई वस्तु तो उस पर हमको कुछ छूट मिलती है। जैसे निर्यात सब्सिडी के अंतर्गत एक्सपोर्ट सब्सिडी जिसको कहते हैं। निर्यात सब्सिडी किसी देश की सरकार द्वारा एक निर्यातक फर्म अथवा उत्पादक को दी जाने वाली आर्थिक सहायता है ताकि निर्यात वस्तुओं की कीमत में कमी की जा सके। इससे निर्यात वस्तु को विदेशी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा बनाया जाता है। जब हम कीमत कम कर देते हैं, जो वस्तु हम निर्यात करते हैं विदेशों में तो उसकी मांग ज़्यादा हो जाती है विदेशों में और ज़्यादा तरीके से वस्तु की डिमांड होने लगती है। और क्योंकि हमारी कीमत कम हो जाती है, उस सब्सिडी को सरकार वहन करती है कीमत कम कर करके, क्योंकि वहाँ पर मार्केट में विदेशों में प्रतिस्पर्धा बन जाती है, उसमें हम सफल हो पाते हैं। सरकार निर्यात
को प्रोत्साहित करने तथा विदेशों में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अपने देश के निर्यातकों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आर्थिक अनुदान देकर उत्पाद को कम मूल्य पर बेचने के लिए प्रोत्साहित करती है। किंतु प्रत्यक्ष निर्यात सब्सिडी यानी जिसको कहते हैं जी गेट के रूप में तथा उसके बाद WTO के प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण सरकारें विभिन्न प्रकार की अप्रत्यक्ष निर्यात सब्सिडी ही देती हैं, जैसे रियायती दरों पर जो रियायती दर होते हैं तो रियायती दरों पर ऋण, उनके द्वारा दिए गए प्रशुल्क में वापसी, कमी वाले कच्चे माल के आवंटन में प्राथमिकता, व्यापार मेले जैसे गतिविधियां आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता। यानी जो ये गतिविधियां होती हैं जिसको कि व्यापार मेले जैसी गतिविधियों आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता, बाजार अनुसंधान विज्ञापन में वित्तीय सहायता, कर राहत आदि, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13, सीमा शुल्क मूल्यांकन तथा वर्गीकरण बताइए। जैसे सीमा शुल्क जो होता है, बॉर्डर टैक्स जो होता है, उसका मूल्यांकन आपको करना है। तो सीमा शुल्क मूल्यांकन तथा वर्गीकरण यानी कस्टम वैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन, ये आप देखेंगे। तो कई बार सीमा शुल्क अधिकारी आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण उस पर लिखे मूल्य के अनुसार न करके अपने देश में उत्पादित वस्तु के मूल्य के आधार पर करते हैं। कभी कभी हम कोई वस्तु विदेश से आयात करते हैं तो जो सीमा शुल्क अधिकारी होते हैं मित्रों, वो वहाँ की जो उस वस्तु पर जो उसका मूल्य लिखा हुआ होता है उस पर निर्धारण न करके हमारे देश में जो वो वस्तुएं उस तरह की प्राप्त होती हैं उस मूल्य के अनुसार जो है वस्तु के मूल्य का आधार पर उसका निर्धारण करते हैं। एक तरीका है कि आयातित वस्तु को विलंब से छोड़ना। जो आयातित वस्तु की जाती है उसको देर से छोड़ते हैं मार्केट में, जिससे आयातित वस्तु जो होती है की लागत अपने आप बढ़ जाए। जब हमको देर में बाजार में उतारते हैं तो उसकी लागत जो होती है मित्रों वो बढ़ जाती है। तो ऐसा होता है। इसके अलावा सीमा शुल्क अधिकारी वस्तुओं का वर्गीकरण भी करते हैं, वो करते हैं और अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारण करते हैं। और प्रयास यही रहता है कि आयातित वस्तु को घरेलू बाजार में गैर प्रतिस्पर्धा बनाना। इसमें उत्पादकों में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। जो उत्पादक होते हैं उनके अंदर जो है, उत्पादन करने वाले होते हैं उनके अंदर के अनिश्चितता का भाव उत्पन्न हो जाता है कि उसकी वैल्यू, उसकी कीमत जो है घट बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें क्या होती हैं। यानी स्वैच्छिक निर्यात रुकावटों के विषय में क्वेश्चन है। तो स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें यानी कि वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस इफेक्ट, स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें यानी कि VER के रूप में इसे जानते हैं, एक ऐसा समझौता है जो निर्यातक देश के निर्यातकों अथवा सरकार द्वारा आयातित देश के साथ उसके निर्यातकों को सीमित करने के लिए किया जाता है। उनकी एक निश्चित सीमा के अंतर उनको सीमित करके जो है हम उसका प्रयोग करते हैं। यह आयातक देश द्वारा तब किया जाता है जब उसका घरेलू उद्योग बड़े पैमाने पर आयातों से पीड़ित होता है। यानी जो घरेलू उद्योग होते हैं, जब बाहरी माल हम बाहर से मंगा लेते हैं तो हमारा घरेलू उद्योग जो है उससे जो है पीड़ित हो जाता है, घरेलू उद्योग पनप नहीं पाते हैं, तब इस प्रकार के नियम लगाए जाते हैं। कहने को तो स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें स्वैच्छिक होती हैं, किंतु यह कभी कभार ही स्वैच्छिक होती हैं। इन्हें निर्यातकों को व्यवस्था में स्वीकार करना पड़ता है। जो निर्यातक होते हैं उनको बहुत ही व्यवस्थापूर्वक इसको स्वीकार करना पड़ता है। किंतु यदि निर्यातक ऊंचे मूल्य पर कम निर्यात करके अधिक लाभ कमाने की स्थिति में होता है तो उसे इन तथा कथित स्वैच्छिक निर्यात रुकावटों को स्वीकार करने में परेशानी नहीं होती है। अमेरिका तथा यूरोपीय आर्थिक समुदायों के देशों द्वारा इसका प्रयोग जापान तथा विकासशील देशों में स्टील, टीवी, वाहन, वस्त्र आदि के आयात पर रोक लगाने के लिए किया जाता है। प्रशुल्क तथा कोटा जैसे व्यापार प्रतिबंध, प्रशुल्क तथा
कोटा जैसे व्यापार प्रतिबंध जो होते हैं मित्रों, इसको जो है यहाँ पर देखेंगे कि अमेरिका तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC के देशों द्वारा इसका प्रयोग किया गया। जापान तथा विकासशील देशों में स्टील, टीबी, वाहन, वस्त्र आदि के आयात पर रोक लगाने के लिए किया गया है। प्रशुल्क तथा कोटा जैसे व्यापारिक प्रतिबंधों पर गैट के पश्चात विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा मनाही के कारण स्वैच्छिक व्यापार प्रतिबंधों कई देशों में अपनाते रहे हैं। स्वैच्छिक व्यापार प्रतिबंध जो है कई देशों ने इसको अपनाया और उसको लागू भी किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विदेशी विनिमय दर का अर्थ बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विदेशी विनिमय दर क्या होता है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन आपका है, जिसको कि फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं मित्रों। तो विदेशी विनिमय दर से तात्पर्य होता है सामान्यतः दो देशों की मुद्राओं के विनिमय अनुपात को विदेशी विनिमय दर अथवा विनिमय दर कहा जाता है। वास्तव में जिस देश पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित की जाती है उसे ही विनिमय दर कहते हैं। अर्थात यह दर एक करेंसी में दूसरी करेंसी की कीमत होती है। इसे विदेशी करेंसी की एक इकाई की कीमत को घरेलू करेंसी के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार भारतीय खटकोण से भारतीय रुपये तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर के बीच विनिमय दर 50% डॉलर के रूप में व्यक्त की जा सकती है। यानी कि इसको हमको इस तरह से समझ लें कि इसे विदेशी करेंसी की एक इकाई की कीमत को घरेलू करेंसी के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार की भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय रुपये तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर के बीच विनिमय दर 50 बराबर $1 यानी 50 रुपया बराबर $1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण से उपयुक्त विनिमय दर को डॉलर 0.02 रुपये में व्यक्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न देशों में अलग अलग समुदाय मुद्राएं चलन में होती हैं, इसलिए एक देश की मुद्रा की विनिमय दर भिन्न भिन्न मुद्राओं के संदर्भ में स्वाभाविक रूप से भिन्न भिन्न होगी। ये हमको जानना है कि प्रत्येक देश की अलग अलग मुद्राएं होती हैं, तो उनकी मुद्राओं में जैसी भिन्नता होती है उस तरह से उसमें भिन्नता बराबर पाई जाती है, स्वाभाविक रूप से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विदेशी विनिमय की मांग स्पष्ट कीजिए। यानी विदेशी जो विनिमय होता है कि उसको मांग को स्पष्ट करना है। यानी विदेशी विनिमय की मांग व्युत्पन्न मांग होती है जो प्रायः व्यावसायिक व्यवहार, वित्तीय व्यवहार तथा सट्टे के व्यवहार के लिए की जाती है। व्यावसायिक व्यवहार के अंतर्गत वस्तुओं का आयात, विदेशों से ली गई सेवाओं का भुगतान, पर्यटकों द्वारा विदेशों में किया गया व्यय, भारतीय प्रतिभूतियों पर विदेशियों को लाभांश का भुगतान तथा अन्य व्यवहार सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत मित्रों, वित्तीय व्यवहार के अंतर्गत अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विनियोजन सम्मिलित होते हैं। विनियोजन होता है वो भी सम्मिलित होता है जब देश के नागरिक विदेशी प्रतिभूतियों में विनियोग करते हैं। जब देश के नागरिक जो है विदेशी प्रतिभूतियों में विनियोजन करते हैं अथवा विदेशियों के ऋण चुकाते हैं, तब उनके द्वारा विदेशी विनिमय की मांग की जाती है। हमें समझना है। इसी प्रकार सट्टा व्यवहारों के अंतर्गत विदेशी मुद्राओं की विनिमय दरों में परिवर्तन से लाभ कमाने हेतु समय विशेष पर विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। समय विशेष पर हम विदेशी मुद्रा का भी मांग करते हैं। जैसे हमें विदेशों के लिए व्यापार करने हैं तो हम विदेशी मुद्रा की मांग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 17, विदेशी विनिमय की पूर्ति किस प्रकार की जाती है। जो विदेशी विनिमय होता है उसकी पूर्ति किस प्रकार से की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विदेशी विनिमय की पूर्ति। विदेशी विनिमय अमेरिकी डॉलर की पूर्ति घरेलू देश यानी भारत द्वारा विदेश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर निर्भर करेगी। विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि अथवा कमी भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को किए जाने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात की मात्रा
में वृद्धि अथवा कमी पर निर्भर करेगी। जो उसकी मात्रा होती है उस मात्रा के रूप में हम इसको समझते हैं, कम या ज़्यादा उस पर निर्भर करेगी। विदेशी विनिमय की पूर्ति भी व्यावसायिक व्यवहारों, वित्तीय व्यवहारों, सट्टे के व्यवहारों से होती है। व्यावसायिक व्यवहारों के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय, विदेशों में भारतीय प्रतिभूतियों पर आय तथा अन्य मदें जिनके द्वारा भारतीय नागरिकों को भुगतान आदि प्राप्त हैं को सम्मिलित किया जाता है इसमें। वित्तीय व्यवहारों में विदेशियों द्वारा भारतीय दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में विनियोग तथा अल्पकालीन विनियोग सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार सट्टे के व्यवहारों में विदेशी विनिमय की वह समस्त बिक्री सम्मिलित है जिससे भविष्य में विनिमय दर घटने पर कम दर पर क्रय करके लाभ अर्जित किया जा सके। ये उसमें व्यवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे मित्रों, सामान्य साम्य विश्लेषण, यानी सामान्य साम्य विश्लेषण में प्रशुल्क के प्रभाव बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी ही तरह से आप इसको समझेंगे तो देखेंगे सामान्य साम्य विश्लेषण के अंतर्गत प्रशुल्क के प्रभाव क्या पड़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ अंडर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो चार्ल्स पी यानी किंडल वर्गर के अनुसार जब कोई देश प्रशुल्क लगाता है तब अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। जब ये प्रशुल्क लगाया जाएगा तो वो अर्थव्यवस्था उसकी किसी न किसी रूप में प्रभावित होती है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था किसी दूसरे साम्य दशा की ओर स्थानांतरित हो जाती है। किंडलवर्ग के शब्दों में देखेंगे प्रशुल्क व्यापार, कीमत, उत्पादन और उपयोग को परिवर्तित करता है, उपभोग को परिवर्तित करता है, संसाधनों का पुनर्गठन करता है, साधनों के प्रयोग अनुपात को बदल देता है। यानी कि इसको हम पुनः देख लेंगे इस परिभाषा को। प्रशुल्क व्यापार, कीमत, उत्पादन और उपभोग को परिवर्तित करता है, संसाधनों का पुनरावंटन करता है, साधनों के प्रयोग अनुपात को बदल देता है, आय का पुनः वितरण करता है, रोजगार संरचना को बदलता है और भुगतान संतुलन को प्रभावित करता है। ये कहना था किंडल वर्ग का मित्रों, वर्गर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यापार के हेक्सचर ओहलिन के विचार स्पष्ट कीजिए। यानी कि व्यापार के हेक्सचर ओहलिन के विचार पूछे जा रहे हैं तो इसमें आपको लिखना है हेक्सचर ओहलिन के विचार। हेक्सचर ओहलिन के अनुसार यदि व्यापार, इनका कहना है कि यदि व्यापार के फलस्वरूप साधनों का सापेक्षिक प्रतिफल समान हो जाता है तो जिस देश में जो साधन स्वल्प है वहाँ व्यापार की सीमित करके साधन की स्वल्पता को बनाए रखा जाएगा। अतः जिस देश में श्रम स्वल्प और भूमि प्रचुर है वो प्रशुल्क लगाकर व्यापार की मात्रा को सीमित करेगा जिससे स्वल्प साधन श्रम लाभान्वित होगा। ये कहना है हेक्सचर ओहलिन के विचार जो हैं। इस प्रकार सैमुएल्सन ने प्रशुल्क के सस्ते श्रम के तर्क, यानी कि जो सस्ते श्रम के तर्क इन्होंने बताए हैं, रूपल लेबर आर्गुमेंट का समर्थन किया है। अब प्रश्न यह है कि क्या प्रशुल्क से स्वल्प साधन के निरपेक्ष अंश में भी वृद्धि होगी, क्योंकि प्रशुल्क से प्रायः वास्तविक राष्ट्रीय आय कम हो जाती है। इस प्रकार इस बात की संभावना रहती है कि स्वल्प साधन का निरपेक्ष अथवा वास्तविक अंश कम हो जाएगा, भले ही प्रशुल्क से उसके सापेक्षिक अंश में वृद्धि हो। ये चीज़ें आवश्यक जानना है मित्रों। उदाहरण के लिए जैसा हम इसमें कह सकते हैं कि 75 की राष्ट्रीय आय का 50% 100 की राष्ट्रीय आय का के 40% से खराब है। यानी कि 50 की राष्ट्रीय आय हम अगर देखें 50% तो 100 की राष्ट्रीय आय के 40% से खराब कही जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, आयात अभ्यंशों की
लोकप्रियता के कारण बताइए। आयात अभ्यंशों की लोकप्रियता के कारण आपको बता देने हैं। आयात अभ्यंशों की लोकप्रियता के कारण सन 1930 के बाद विश्व के कई देशों ने आयात अभ्यंशों का प्रयोग प्रशुल्क के स्थान पर किया। धीरे धीरे प्रशुल्क के स्थान पर अभ्यंश का प्रयोग बढ़ने लगा। इस प्रणाली की लोकप्रियता के निम्नलिखित 3 कारण बने। पहला देखेंगे इसमें विदेशी पूर्ति की लोचहीनता, यानी कोई लोच नहीं था जो विदेशी पूर्ति थी, यानी कि इन इलास्टिसिटी ऑफ फॉरेन सप्लाई। यदि आयात की जाने वाली वस्तुओं की पूर्ति प्रायः बेरोजगार है तो प्रशुल्क से ना तो आयात किए जाने वाले देशों में उसकी कीमत बढ़ाई जा सकती है और ना ही आयातों की मात्रा को कम किया जा सकता है। इसमें केवल व्यापार की शर्तों में सुधार किया जा सकता है तथा विदेशियों पर कर लगाकर सरकार अपनी आय बढ़ा सकती है, ये कहना है। किंतु यदि सरकार आयातित वस्तुओं की कीमतों बढ़ाकर आय का पुनर्वितरण करना चाहती है तो यह अभ्यंश प्रणाली से ही संभव है, क्योंकि बेरोजगार विदेशी पूर्ति आयातों की होने से आयातों पर अभ्यंश द्वारा प्रतिबंध लगाकर ही घरेलू कीमतों में वृद्धि की जा सकती है। जब हम आयात पर प्रतिबंध लगाएंगे तब हमारी घरेलू कीमतों में वृद्धि होगी, जो घरेलू उत्पादन हमारे होते हैं। अगला देखेंगे मित्रों, आयातों के प्रतिबंध की निश्चितता, यानी आयात के प्रतिबंध की जो निश्चितता है उसके विषय में आप समझें। यहाँ पर सर्टेनिटी ऑफ कंट्रोल ओवर इम्पोर्ट्स। अभ्यंश प्रणाली से आयातों को प्रत्यक्ष एवं निश्चित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। प्रशुल्क लगाकर यह पहले से नहीं जाना जा सकता कि निश्चित अवधि में कितनी मात्रा का आयात किया जाएगा, अतः इस तर्क पर निश्चित आयात अभ्यंश श्रेष्ठ है। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रशासन संबंधी लोच, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें अभ्यंशों को लोकप्रियता का तीसरा कारण यह है कि इनका प्रशासन अधिक लोचपूर्ण एवं प्रभावशील है। इन्हें आसानी से लागू एवं परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि प्रशुल्क की दरों में परिवर्तन करने के लिए कानूनी अड़चनें होती हैं। जो प्रशुल्क में परिवर्तन करते हैं तो उसमें कानूनी अड़चनें सामने आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे वो 21 मित्रों, आयात अभ्यंश व प्रशुल्क के अंतर स्पष्ट करना है। आपको दोनों के अंतर बताने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। आयात अभ्यंश एवं प्रशुल्क एक तुलनात्मक विवेचन, इसमें जी आप बताएंगे कंपैरिजन किया जा रहा है। यद्यपि समग्र रूप से प्रशुल्क एवं आयात अभ्यंशों के प्रभावों में समानता होती है, फिर इन दोनों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रभावों को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जो निम्न प्रकार हैं, उसको जानना आपके लिए आवश्यक है। अब देखेंगे पहला बिंदु, किसी भी रूप में कोटा प्रणाली से जिन समस्याओं का जन्म होता है वह शुल्क से पैदा नहीं होती हैं। प्रशुल्क लगाकर विदेशी वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर व्यापार को सीमित किया जाता है, यानी उसका जन्म जो है प्रशुल्क से नहीं उत्पन्न होता है, बल्कि जो है प्रशुल्क लगाकर विदेशी वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर व्यापार को सीमित किया जाता है। परंतु प्रशुल्क का भुगतान कर असीमित मात्रा में आयात किया जा सकता है। आयात अभ्यंश लगाकर एक निश्चित मात्रा के बाद आयातों को रोक दिया जाता है। एल्सवर्थ के अनुसार, एल्सवर्थ ने इसमें बताया है कि वह अभ्यंश प्रत्यक्ष और परिमाणात्मक प्रतिबंध के उपाय व्यापार का पूर्ण निषेध करने हेतु आधी मंजिल है। आधी मंजिल ये बताया उन्होंने, यानी एल्सवर्थ ने कहा कि वह अभ्यंश जो होते हैं, अभ्यंश प्रत्यक्ष और परिमाणात्मक प्रतिबंध के उपाय व्यापार का पूर्ण निषेध करने हेतु आधी मंजिल। अब दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे, प्रशुल्क के अंतर्गत मांग और पूर्ति की बाजार शक्ति के द्वारा निर्धारित होती है कि कौन आयात करेगा तथा कितनी मात्रा में करेगा। उत्पादन शुल्क का भुगतान करने पर नई जितनी मात्रा में आयात कर सकता है, यानी नई वस्तुओं का जितने मात्रा में हम आयात कर सकते हैं,
किंतु अभ्यंश प्रणाली में केवल एक निश्चित मात्रा तक ही आयात की जा सकती है। इसमें जो है ऐसा होता है कि हम जितना चाहें उतनी मात्रा में आयात कर सकते हैं, किंतु अभ्यंश प्रणाली जब होती है तो उसमें केवल एक निश्चित मात्रा तक ही आयात किया जा सकता है और इसका निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा नहीं होता है। हेबरल के अनुसार अधिकतम कीमत निश्चित करने के समान आयात अभ्यंशों की निश्चित करना भी कीमत संयंत्र में हस्तक्षेप है, जो कीमत प्रणाली के लिए अलग है। तीसरे पॉइंट में देखेंगे, जहां तक संरक्षण और पुनर्वितरण के प्रभाव का प्रश्न है, अभ्यंश और प्रशुल्क में ज़्यादा भिन्नता नहीं होती है। व्यवहार में आयात अभ्यंश अधिक संरचनात्मक होते हैं, किंतु जहां तक आय प्रभाव का प्रश्न है, इन दोनों में यह अंतर है कि जहां प्रशुल्क से सरकार को आय प्राप्त होती है, आयात अभ्यंशों से कोई आय प्राप्त नहीं होती। यह अंतर आयात लाभांशों को सरकार द्वारा नीलामी के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। जो अंतर होता है, सरकार को ये इस तरह की भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं, तो इस अंतर को नीलामी के द्वारा उसको पूरा करता है सरकार, पूरी करती है सरकार। मित्रों, स्टापलर सैमुअल्सन प्रमेय बताइए। स्टापलर सैमुअल्सन प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पूरी तरह से समझेंगे कि स्टापलर सैमुअल्सन का जो प्रमेय उन्होंने बताया कि स्टापलर सैमुअल्सन प्रमेय, स्टापलर सैमुअल्सन थ्योरी, तो इसमें देखेंगे इसके थ्योरम को पूरी तरह से जानेंगे। स्टापलर सैमुअल्सन ने हेक्सचर ओहलिन के मत को स्वीकार नहीं किया और 1941 में अपने निबंध में यह मत प्रतिपादित किया कि प्रशुल्क के फलस्वरूप स्वल्प साधन के सापेक्ष, जो स्वल्प साधन होते हैं उनके सापेक्षिक और निरपेक्ष दोनों अंशों में वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि दो साधनों वाली अर्थव्यवस्था में प्रशुल्क से स्वल्प साधन की निरपेक्ष मजदूरी में वृद्धि हो जाएगी। व्यापार की शर्तें एवं समग्र रूप से वास्तविक आय पर होने वाले प्रभाव का विचार किए बिना ही यदि प्रशुल्क के फलस्वरूप दूसरे देश द्वारा बदले की भावना का कदम न उठाया जाए, तो प्रशुल्क से उस साधन के सापेक्षिक अंश और वास्तविक आय में वृद्धि होगी, जो संरक्षित उद्योग में सापेक्षिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये बताया उन्होंने। इस प्रकार एक श्रम करने वाला होता है मित्रों, एक श्रम स्वल्प देश संरक्षण अपनाकर श्रम की वास्तविक मजदूरी में वृद्धि कर सकता है, भले ही उससे समग्र रूप से राष्ट्रीय आय कम हो। ये बात आप समझना, कम हो जाए। प्रशुल्क का हानिकारक प्रभाव देश के प्रचुर साधनों पर पड़ेगा, अर्थात सापेक्षिक रूप से प्रचुर साधन के सापेक्षिक और निरपेक्ष दोनों ही अंश कम हो जाएंगे। यानी कि सापेक्षिक और निरपेक्ष दोनों ही इसमें अंश की कमी दिखाई पड़ती है। ये अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। स्टापलर सैमुअल्सन प्रमेय के संबंध में लेकेस्टर के विचार स्पष्ट कीजिए। लेकेस्टर्स के विचार को आपको बताना है यहाँ पर। तो स्टापलर सैमुअल्सन प्रमेय के संबंध में लेकेस्टर्स के विचार, तो इसमें देखेंगे लेकेस्टर्स ने भी स्टापलर सैमुअल्सन के प्रमेय में संशोधन किया है। सैमुअल्सन ने बताया, इनका कहना है, सैमुअल्सन ने इस बात को बताया कि प्रशुल्क से किसी भी वस्तु के संदर्भ में स्वल्प साधन की वास्तविक आय बढ़ जाती है, बात उन्होंने बताई। किंतु लेकेस्टर कहते हैं कि दो वस्तु दो साधन मॉडल में भी यह सही नहीं है। सब स्टापलर सैमुअल्सन की मान्यताओं में लेकेस्टर ने यह मान्यता भी जोड़ दी है कि श्रम की आय एक वस्तु पर तथा पूंजीपति की आय पूर्ण रूप से दूसरी वस्तु पर व्यय की जाती है। उन्होंने क्या बताया मित्रों, समझने की बात है कि श्रम की जो आय है, यानी श्रम की आय एक वस्तु पर तथा पूंजीवाद की आय पूर्ण रूप से दूसरी वस्तु पर व्यय की जाती है। इससे उस वस्तु की कुल मांग पर में परिवर्तन हो जाएगा जिस पर समस्त मजदूरी व्यय की जाती है। ये बताया। संभवतः पूंजी प्रचुर देश पूंजी प्रधान वस्तु को श्रम वस्तु के रूप में प्रयुक्त करे, समग्र रूप में
रूप से देश की मांग ऐसी हो कि पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करना पड़े। यदि देश आयातों पर प्रशुल्क लगाता है तो इससे श्रम को लाभ नहीं होगा। उन्होंने ये बताया कि यदि देश जो है प्रशुल्क लगा देता है, यदि कोई देश आयातों पर प्रशुल्क लगाता है तो इससे श्रम को कोई लाभ नहीं होगा, वरन पूंजी को लाभ होगा, जिसका आयात प्रतिस्थापित उद्योग में गहनता से प्रयोग होता है। स्टापलर समेशन प्रमेय उसी समय लागू होता है जब देश श्रम प्रधान वस्तुओं का आयात करे। यानी श्रम प्रधान वस्तुओं का आयात करने का मतलब है जो श्रम के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं होती हैं मित्रों, तो उसके लिए यदि आयात करता है तो इसका प्रयोग हम करते हैं, इस स्थिति से अवगत होते हैं। तो मित्रों, मैं चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे, जिससे मैं आपसे संबंधित वीडियो को उपलब्ध करा पाऊँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।